राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बबनौली गढ़वार बलिया। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे स्मृति एवं विस्मृति। तो स्मृति और विस्मृति ये दो टॉपिक है। तो आज जो है केवल हम लोग स्मृति के विषय में जानेंगे कि स्मृति क्या है, इसका नियम क्या है, इसका सिद्धांत क्या है और इसी पर स्मृति से संबंधित कुछ प्रश्न भी आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो निश्चित रूप से इसको ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, तभी बात समझ में आएगी। तो ये स्मृति क्या है? स्मृति मीन्स मेमोरी। मेमोरी क्या है? तो यह स्मृति एक प्रकार से अधिगम की तरह समायोजन की आधारभूत क्रिया मानी जाती है। प्राणी मात्र पूर्वानुभव का लाभ उठाता है। स्मृति के विकास में अभिरुचि एवं प्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान है। स्मृति को मनोदैहिक क्रिया माना जाता है। स्मृति का कार्य संपादन करने के लिए मस्तिष्क एवं शरीर दोनों को ही कार्य करना पड़ता है। तो इस स्मृति के विषय में हमारे कुछ विद्वान जो है अपनी अलग अलग विचारों को रखे हैं। तो स्मृति के विषय में श्री आदित्य नारायण तिवारी ने बताया कि स्मृति एक पुनरुत्पादक रचनात्मक मानसिक क्रिया है। डॉक्टर सीताराम जायसवाल ने बताया कि प्रत्यक्ष ज्ञान को धारण करके उसे पुनर्दर्शनात्मक रूप में देना ही स्मृति है। रायवर्न ने अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हम में होती है उसी को स्मृति कहते हैं। यानी जैसे स्मृति को सीधा सीधा शब्द में ये आप जान लो कि कोई चीज आपके मस्तिष्क में संचित है। कभी कभी आप कहते हो देखो एकदम हमको याद है, अभी ध्यान पर नहीं चढ़ रहा है, और कहते हैं कि हमारे मुंह में ही है, हम बता नहीं पा रहे हैं। यानी क्या है? वो आपके मस्तिष्क में संचित है लेकिन याद नहीं आ रही है। तो तुरंत जब स्मृति भी वो होती है तो वह बात आपको याद आ जाती है, और याद आ जाती है तो उस चीज को आप जान जाते हैं, चर्चा पर चर्चा करने लगते हैं। इस स्मृति के कई प्रकार हैं। जैसे स्मृति के एक तो यह है व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति माने अतीत के व्यक्तिगत अनुभवों को स्मृति में रखा गया है और हमें यह हमेशा ही याद रहता है कि आवश्यकता के समय हमारा साथ किसने दिया था। ये क्या है? व्यक्तिगत स्मृति है। यानी हमने कोई काम किया अथवा हम किसी समस्या में फंसे हुए थे, उस समय हमको किसने मदद किया, ये क्या है? व्यक्तिगत स्मृति है। ऐसी क्रिया जो है व्यक्तिगत स्मृति है और ये भी याद आता है। दूसरा जो है अव्यक्तिगत स्मृति। यद्यप इसमें व्यक्तिगत अनुभव समाहित है परंतु फिर भी इसे अव्यक्तिगत माना जाता है, कारण कि इस प्रकार की स्मृति का संबंध ग्रंथ ज्ञान से होता है जो कि सभी लोग समान रूप से प्राप्त करते हैं। जैसे किसी ग्रंथ में या किसी किताब में कोई घटना चक्र लिखा रहता है कि किसी ने ऐसा किया तो ऐसा करने के पश्चात उसके साथ ऐसा हुआ। तो ये क्या है?
उस ग्रंथ से प्राप्त ज्ञान है और वह हमारे मस्तिष्क में रहता है, जिसको यह ज्ञान सभी लोग ले सकते हैं, सबको मिलता है। इसीलिए इसको अव्यक्तिगत माना जाता है। तीसरा जो है अस्थाई स्मृति। अस्थाई स्मृति इस प्रकार का ज्ञान जो कि एक बार किसी कारण स्मृति पटल में आ गया तो वह कभी भी नहीं भूलता है, तो यह अस्थाई स्मृति है। एक सक्रिय स्मृति, श्री पीडी पाठक ने बताया था कि इस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों का पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वर्णनात्मक निबंध लिखते समय छात्रों को संबंधित तथ्यों को स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तत्कालिक स्मृति, तत्कालिक स्मृति का मतलब कि जो बालक कंठस्थ याद करता है और उसे तत्काल ही सुना देता है तथा कुछ समय बाद भूल जाता है, प्रायः यह स्मृति बालकों में अधिक पाई जाती है। तत्कालिक स्मृति यानी तुरंत बताओ, आपने तुरंत कक्षा में बताया, बच्चा ने उसको सुना, ग्रहण किया और फिर आपने पूछा तो वह उसने बता दिया, लेकिन कालांतर में या एक दो दिन के बाद फिर उसी चीज को आप पूछते हैं तो वह उसको भूल जाता है। यह क्या है? तत्कालिक स्मृति है। उसके पश्चात जो है निष्क्रिय स्मृति, पूर्व काल में याद की गई कथाएं या कोई विशेष घटना परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने आप स्मृति पटल पर आ जाती है। जैसे आप कोई घटना चक्र पहले से जानते हैं और घटना चक्र को जानते हैं, वो कथा को जानते हैं और कहीं तुरंत बैठे हुए हैं और वैसे ही घटना सामने आ जाए तो आप तुरंत कहते हो क्या कि यह तो मैं वहां था और यह कार्यक्रम वहां हुआ था, देखा था, वह अच्छा था, ये खराब है, या ये अच्छा है वो खराब है। तो यह निष्क्रिय स्मृति है। एक जो है तार्किक स्मृति, डॉक्टर ज्योतिषना मोहन ने स्मृति को तर्क एवं विचार पूर्वक याद करते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि यह स्मृति अस्थायी होती है। यांत्रिक स्मृति, बिना अर्थ ज्ञान के बिना सोचे समझे ही विषय को रट करके स्मृति पटल पर उतारने की कोशिश की जाती है और इसे रटंत स्मृति भी कहते हैं। आदत स्मृति यानी इसे अभ्यास स्मृति भी कहा जा सकता है। इस स्मृति में किसी विषय को एक आदत मानकर अभ्यास करके याद किया जाता है। उसके पश्चात शारीरिक स्मृति, शरीर के अंगों द्वारा किए गए स्मृति संबंधी कार्य को शारीरिक स्मृति कहते हैं। अगला है इंद्रिय अनुभव स्मृति। इंद्रियों के माध्यम से पूर्व अनुभवों को याद करना, यह इंद्रिय अनुभव स्मृति है। अब जो है स्मृति के अंग, तो स्मृति के कई अंग हैं। जैसे अधिगम, जिस विषय या तथ्य को स्मृति के माध्यम से आत्मसात करना चाहते हैं उसको अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। और अधिगम की प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। सीखने की क्रिया के माध्यम से जिन अनुभवों का विकास होता है उन्हें ही अधिगम कहा जाता है। जैसे धारणा, अधिगम अधिगृहित विषय का मस्तिष्क में धारण करना ही धारणा है। और धारणा को प्रभावपूर्ण बनाने वाली दशाएं जो हैं, जैसे उत्तेजना की तीव्रता, उत्तेजना की स्पष्टता, उत्तेजना के अर्थ, उत्तेजना की तत्परता, उत्तेजना की व्यापकता, उत्तेजना की अवधि, अधिगम परिमाण, ये जो है हैं। अब धारणा शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व
जैसे अधिगम विषय वस्तु की दृढ़ता का संबंध धारणा शक्ति से है। अधिगम की गति एवं समय निर्धारित होता है। अधिगम की विधियां ही धारणा शक्ति का विकास करती हैं। ध्यान, अनुभूति, निद्रा, तत्परता, आत्मचिंतन, अभिप्राय, मानसिक तत्परता इत्यादि का प्रभाव धारणा पर पड़ता है। रोचक तत्व अधिक समय तक स्मृति पटल में रहते हैं। अब इसके पश्चात जो है हमको आता है ये अभिज्ञान, और उसके पश्चात हमको है उत्तम स्मृति का लक्षण। जैसे हमारे पास स्मृति में है, लेकिन यह होता है कि किसी चीज को जानने के लिए किसी को अपने मस्तिष्क पर ज्यादा दबाव बनाना पड़ता है, तब उसको जानकारी होती है। और कुछ लोगों को कोई चीज स्मृति पटल में है और तुरंत उसको बात वह ध्यान में आ जाती है और जान जाता है, तो उत्तम स्मृति उसी को कहेंगे। तो इस उत्तम स्मृति के लक्षण कौन कौन से हैं? तो नंबर सबसे पहला है त्वरित अधिगम। डॉक्टर ज्योत्स्ना मोहन शीघ्रता पूर्वक जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसे तीव्रता या त्वरित अधिगम कहा जाता है। धारणा शक्ति का स्थायित्व, आवृत्ति के अभाव में तथ्य का स्मृति पटल पर अस्थायी रूप से रखना। पुनः स्मरण में यथार्था, जो विषय तथ्य या रहस्य पूर्व में याद किया गया था, समय आने पर यदि उसका यथावत प्रयोग किया जाता है तो उसे पुनः स्मरण या यथार्थता स्वीकार किया जाएगा। निरर्थक तथ्यों को भूलना, एक स्वस्थ स्मृति में व्यर्थ की बातों को भुलाया जाता है तथा तत्व के तत्वों को याद रखा जाता है। शीघ्र पहचान, यानी किसी भी तथ्य को शीघ्रता पूर्वक ज्ञात कर लिया जाता है, इसे त्वरित अभिज्ञान या शीघ्र पहचान कहा जाता है। अब जो है स्मृति के नियम, तो स्मृति के नियम के विषय में श्री बी.एन. झा ने बताया कि वे स्मृति के नियम वे दशाएं हैं जो पूर्व अनुभव के पुनः स्मरण में सहायता देती है। और श्री झा जी के अनुसार 3 नियम हैं स्मृति के। कितने नियम हैं? 3 नियम। तो यह 3 नियम किसने दिया? श्री बी.एन. झा। अब सबसे पहला नियम क्या है? तो सबसे पहला नियम है निरंतरता का नियम, यानी अधिगम क्रम में जो क्रियाएं या अनुभव प्राप्त किए जाते हैं वे मस्तिष्क में निरंतर रूप से पाए जाते हैं, विशेष समय अवस्था या वातावरण में स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा जो है वो है आदत का नियम। अनेक बार की आवृत्ति या अभ्यास के कारण अधिगम की प्रक्रिया एक स्वाभाविक आदत के रूप में बदल जाती है तथा व्यक्ति विचार के बिना ही विषय वस्तु को उपस्थित करने लग जाता है, और इसका संबंध जो है यांत्रिक स्मृति से है। तीसरा जो है विचार साहचर्य का नियम। वास्तव में विचार साहचर्य का नियम एक प्रकार से स्मृति का ही नियम है, और इसके अनुसार पूर्व नियमों को याद किया जाता है। और इस विचार साहचर्य के 2 रूप होता है, एक जो है साहचर्य का मुख्य नियम है और एक साहचर्य का गौण नियम है। मुख्य नियम में जो है यह है सहचारिता का नियम। एक विषय वस्तु के साथ ही किसी अन्य सहयोगी विषय वस्तु का स्मृति पटल में स्थान बन जाता है। जब एक वस्तु को याद करता है तो दूसरी अनायास रूप में ही याद हो जाती है। तो ये है आपका सहचारिता का नियम। जैसे हमको जो है ये अष्टबाल चक्र देखे होंगे, 8 रंगों वाला
उसमें 8 रंग होते हैं, इसलिए उसका नाम है अष्टबाल चक्र। अब अष्टबाल चक्र को जैसे स्मृति पटल पर कौन रंग किसके साथ कहाँ लगा हुआ है नहीं याद होता है, और उसको अगर सूत्र रूप में हमने पिरो लिया कि आनी बैला नापी घास, ये शब्द ला लिया। अब आनी, तो आ का मतलब आसमानी, नी का मतलब नीला, यानी पहला जो है हमको याद होने के बाद दूसरा अपने आप मिल गया। उसके बाद आने के बाद वैला, यानी वै का मतलब बैगनी, ला का मतलब लाल, नापी, ना का मतलब नारंगी, पी का मतलब पीला, और धास का मतलब धा का मतलब धानी, और स का मतलब समुद्री हरा। तो ये कौन सा नियम से याद हुआ? सहचारिता का नियम। दूसरा है समानता का नियम। श्रीमती नीलमणि गर्ग के अनुसार किसी प्राचीन अनुभव का यदि वर्तमान अनुभव के साथ सहसंबंध हो या एक रूपता हो तो उसे समानता का नियम कहा जाता है। उसके बाद जब समानता का नियम है तो फिर असमानता का नियम, यानी परस्पर विरोधी वस्तुएं भी एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लेती हैं, तो ये जो है असमानता का नियम है। क्रमिक रुचि का नियम, रुचि पूर्ण विषय का सुगमता एवं सरलता के साथ आत्मसात किया जाता है। रुचि यह निर्णय करने में सहायक होती है कि जो तथ्य हम देख या सुन रहे हैं वह स्मरण करने योग्य है। साहचर्य के नियम में शिक्षाचार्यों के विचार स्पष्ट हैं और इसमें स्थानगत कालगत सहचारिता के साथ ही समानता असमानता तथा क्रमिक रुचि के नियम का अनुपालन होता है। अब जो है साहचर्य के गौण नियम, इसके गौण नियम में जो है एक है पहला प्राथमिकता का नियम, यानी संस्कार जो सबसे पहले मस्तिष्क में आ जाते हैं वो काफी समय तक संरक्षित रहते हैं तथा वे अस्थायी होते हैं एवं इन संस्कारों का पुनर्जागरण बहुत ही सुगमता के साथ हो जाता है तथा ये आजीवन मानव की स्मृति में रहते हैं। इस प्रभाव का नियम भी कहा जाता है। नवीनता का नियम, ये दूसरा जो है जो अनुभव किसी उद्देश्य या विशेष अवस्था आने पर तत्काल यथावत उपस्थित हो जाते हैं वो नवीनता का नियम है। ये प्राथमिकता का नियम क्या है? जब हमारे यह मस्तिष्क में सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे पहले आकर के यह अस्थायी रूप से विद्यमान हो जाते हैं और जब भी उसका समय आता है वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाते हैं और मतलब वह स्मृति में आ जाते हैं, वो प्राथमिकता का नियम है। और जो अनुभव किसी उद्देश्य या विशेष अवस्था आने पर तत्काल स्मृति पर आवे वो जो है वहां जो है नवीनता का नियम लागू होता है। तीसरा जो है पुनरावृत्ति का नियम, जिन अनुभवों को बार बार अभ्यास की तरह आवृत्ति पूर्वक किया जाता है वे हमारे मस्तिष्क में अस्थायी रूप से अवस्थित हो जाते हैं, इन्हें पुनरावृत्ति का नियम कहा जाता है। अगला जो है प्रबलता का नियम और पांचवा जो है मनः स्थिति का नियम। अब अगला जो है स्मृति की विधियां, तो स्मृति की जो विधियां हैं सबसे पहली विधि जो है पूर्ण विधि है, दूसरी खंड विधि है, तीसरी मिश्रित विधि है, चौथी प्रगतिशील विधि है, पांचवा अंतरयुक्त विधि है, छठवां अंतरहीन विधि है, सातवां सक्रिय विधि है, आठवां निष्क्रिय विधि, नौवां स्वर विधि, 10वां रटंत विधि, 11वां निरीक्षण विधि, 12 क्रिया विधि, 13 विचार साहचर्य विधि और 14 जो है साभिप्राय स्मरण विधि, 15 जो है पूर्ण एवं मानसिक विधि और 16वां जो है स्मृति विधि। स्मृति परीक्षण की जो विधियां हैं जैसे उसमें है संपूर्ण विधि,
तो संपूर्ण विधि में क्या होता है, इस विधि में रटंत कार्य के लिए विशेष सामग्री दी जाती है। बाद में स्मृति के आधार पर परीक्षण किया जाता है। बालक यदि पूरे अंश को यथावत प्रस्तुत करता है, विधि सफल मानी जाएगी। वैदिक काल से इसी विधि का प्रयोग होता आया है और पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक एच एविंगहाम्स ने भी इस प्रकार का प्रयोग किया। जैसे संपूर्ण विधि क्या है, अध्यापक जो है आपको किसी परिभाषा को लिखवा देता है अथवा बता देता है और उसको ये कहता है कि कल इसको याद करके आना और कल सुनाना है। और जैसा हमने लाइन लिखवाया, जो जो शब्द लिखवाया, उस शब्द को एक भी शब्द भूला नहीं, ज्यों का त्यों बता दिया, तो वो क्या है, संपूर्ण विधि। यानी उसने रटंत का कार्य किया और जैसा हमने लिखवाया, जैसा हमने बताया, सेम उस प्रकार की अभिव्यक्ति दिया, तो वह संपूर्ण विधि है, नहीं तो नहीं है। उसके बाद जो है बचत विधि या समय विधि। इस विधि में स्मृति का कार्य जितने समय, कम समय में पूर्ण रूप से किया जा सके उत्तम माना जाता है। विषय वस्तु एवं समय के अनुपात के अनुसार ही परिणाम का पता लगाया जाता है। अगला जो है स्मृति विस्तार विधि। विषय वस्तु को याद करके या कविता के कंठस्थ करके प्रस्तुत किया जाएगा और जो अंश वह सुनाएगा वह स्मृति का विस्तार माना जाएगा। प्रतिधारित संख्या विधि, उचित साहचर्य विधि, सत्वर शोधन विधि, पुनर्निर्माण विधि, अभिज्ञान विधि, प्रतिवेदन विधि, ये जो है आपको विधियां हैं। अब जो है स्मृति के विधि और नियम, इनको हमने बताने का प्रयास किया। अब जो है इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, हमने जहां से शुरू किया था, स्मृति। स्मृति क्या है? तो स्मृति क्या है? जानकारी संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने की जो क्षमता है, वही क्या है? स्मृति। दूसरा जो है वो है स्मृति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जैसे संवेदी है, दीर्घकालिक है और अल्पकालिक है। भाषाएं, दृश्य और श्रव्य, व्यक्तिगत, सामाजिक और सामूहिक। तो ये इसमें विधि जो है यही है, संवेदी, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। तीसरा जो है स्मृति में सुधार के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। तो जो भी हमारे स्मृति में चीज है, यानी रटंत करना, तभी हमारी स्मृति में हमेशा वो आएगा। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसमें से भोजन, अभ्यास, उम्र, यात्रा, चारों में से अभ्यास जरूरी है। अभ्यास करेंगे तो स्मृति में सुधार होगा। अगला जो है स्मृति के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो वो है हिप्पोकैम्पस। अगला जो है अल्पकालिक स्मृति में जानकारी कितनी देर तक संग्रहित रहती है? तो इसमें जो है अल्पकालिक स्मृति में यह कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक ही रह सकती है। और दीर्घकालिक स्मृति को सक्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो दीर्घकालिक स्मृति तभी बनेगी जब बार बार दोहराएंगे। किसी भी चीज को बार बार दोहराएंगे तो वह आपकी स्मृति में लंबे समय तक स्थिर रहेगा।
अगला जो है स्मृति ह्रास का क्या कहा जाता है, यानी स्मृति ह्रास, तो ये क्या है, अल्जाइमर है। स्मृति का कौन सा प्रकार तत्कालिक प्रतिक्रियाओं के लिए उपयोगी है, तो वो है संवेदी। जितनी आपकी संवेदी होगी आपकी तत्कालिक प्रक्रियाएं उतनी तेज चलेगी। अगला प्रश्न है स्मृति का पहला सिद्धांत क्या है, तो पहला सिद्धांत ही वो है अभ्यास का सिद्धांत, बार बार रटो, बार बार अभ्यास करो। दूसरा है स्मृति को संगठित करने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, तो संगठित करना है तो संगठन का नियम लगाओ। अगला जो है समानता का नियम किससे संबंधित है, तो वो है समान जानकारी को याद रखना आसान होता है। अगला जो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत किस प्रकार की स्मृति को मजबूत करता है, तो दीर्घकालिक स्मृति को। बार बार पुनरावृत्ति का मतलब कि बार बार दोहराना। अगला जो है समय के साथ यादें कम होने का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो विस्मरण का नियम, भूलना। स्मृति के लिए संदर्भ का क्या महत्व है, तो जानकारी को समझने और याद रखने में मदद करता है। अगला है स्मृति का अधिग्रहण किस पर आधारित है, तो स्मृति का अधिग्रहण ध्यान, संगठन, अभ्यास सभी उपयुक्त, वो सभी उपयुक्त सब पर है। ध्यान भी चाहिए, संगठन भी चाहिए और अभ्यास भी होना चाहिए। विस्मरण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो यह है नियमित अभ्यास। नियमित अभ्यास करो, आप नहीं भूलोगे। विस्मरण का मतलब भूलना, बार बार किसी चीज का अभ्यास करोगे तो वो भूलेगा नहीं। स्मृति को मजबूत करने के लिए पहला कदम क्या है, तो ध्यान को केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित रहेगा तो आपको कोई भी चीज याद रहेगी, भूलेंगे नहीं, स्मृति रहेगी। अभ्यास से स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से क्या होगी, आपकी स्मृति मजबूत होती है, यानी विकल्प बी सही है। सूचनाओं को याद रखने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है, तो दोहराव, यानी किसी चीज को बार बार अभ्यास दोहराना, इससे कोई भी सूचना याद रहेगी। मनोचित्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जानकारी को संगठित और याद रखने के लिए, यानी विकल्प ए सही है। अगला जो है स्मृति को बढ़ाने के लिए सही आहार का क्या महत्व है, तो सही आहार का महत्व यह है कि मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, और जब मस्तिष्क आपका स्वस्थ होगा तो आपकी स्मृति उतनी ही बढ़िया होगी। अगला है स्मृति के लिए समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, तो जानकारी को सही तरीके से संरक्षित करने के लिए, यानी विकल्प बी सही है। अगला जो है स्मृति को बढ़ाने के लिए किस गतिविधि की सिफारिश की जाती है, तो ये आपका विकल्प है योग और ध्यान। योग और ध्यान जितना बढ़िया होगा आपकी स्मृति उतनी ही बढ़िया होगी। अगला प्रश्न जो है स्मृति में सुधार के लिए कौन सी आदत महत्वपूर्ण है, तो उसमें पहला विकल्प ये सही है सकारात्मक सोच। ये आपकी स्मृति से संबंधित प्रश्न है जिसको हमने आपके बीच में रखने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। हो सकता है इस बताने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, तो भाई क्लास में जो लोग हैं ये प्रश्न कर सकते हैं,
और जो क्लास में नहीं है और उनको जो है इस YouTube के माध्यम से अगर यह देख रहे हो तो वो जो है कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिख करके भेजने का प्रयास करेंगे, जिसको हम देख सकें और पुनः उसके संदर्भ में आपसे चर्चा पर चर्चा करके और फिर YouTube के माध्यम से इस बात को आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास किया जा सके। और मुझे उम्मीद है कि यह सत्र आपको अच्छा लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का इस सत्र को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद।